नमस्कार दोस्तों, अयातुल्ला अली खामने की मौत के बाद मिडिल ईस्ट में यूएस, इजराइल और ईरान के बीच युद्ध छिड़ा हुआ है। उस युद्ध के 15 दिन बीत चुके हैं और भारत भी उसकी मार झेल रहा है। आपको पता है, भारत के अंदर एलपीजी को लेकर लोगों के अंदर घबराहट है और एजेंसीज के बाहर लंबी लाइनें लगी हुई हैं। लोगों के पास दो दो सिलेंडर हैं तो वो सभी सिलेंडर भर लेना चाहते हैं। कहीं लड़ाई लंबी खिंच गई तो ऐसे ही न रहना पड़े। इसके अलावा भारत सरकार कोशिश कर रही है कि एलपीजी की कोई कमी पैदा ना हो। इसीलिए जो हमारे विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, उन्होंने तकरीबन 4 बार वहां के विदेश मंत्री अरागची से बात की है। इसके अलावा भारत के प्रधानमंत्री ने पेजेश्कियान, जो ईरान के राष्ट्रपति हैं, उनसे भी बात की है और उनकी बात के बाद 2 भारत के जो शिप हैं जिसपे क्रूड और एलपीजी था, उन्हें छोड़ा भी गया है। तो साथियों, इस पूरी वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे भारत और ईरान के रिश्ते रहे हैं और आज की डेट में वे किस दौर में हैं। कैसे भारत सरकार इस संकट का समाधान निकालने में सक्षम है और कैसे हम अनफोल्ड होते हुए देखेंगे इस युद्ध के परिणाम को। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, 1947 में जब ब्रिटिश इंडिया ने भारत और पाकिस्तान को अस्तित्व में लाया, तब पाकिस्तान को मान्यता देने वाला यूएन के अंदर पहला देश ईरान ही था। अब आप सोचेंगे कि इसमें कौन सी बड़ी बात है। बात भी सही है, क्योंकि ईरान भी, जैसा आप आज ईरान देखते हैं, मुस्लिम रिजीम वाला इस ईरान है और पाकिस्तान तो जिन्ना के कहने पर मुस्लिम राष्ट्र बनाया ही गया। तो फिर इसमें बड़ी बात क्या हुई? दोस्तों, इसमें बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उस समय ईरान के अंदर खामनेई का शासन नहीं था, ना ही कोई इस्लामिक राष्ट्र था। उस समय रेजा पहलवी, जो एक शासक थे, उनका वहां पर राज था और रेजा पहलवी अमेरिका की गोद में खेलते थे। उन्होंने वहां तेल के कुओं से तेल निकालने के लिए अमेरिकी कंपनियों को बुलाया हुआ था और वहां से जो तेल निकलता था उसका सीधा सीधा 50% प्रॉफिट अमेरिका के खाते में जाता था। और दोस्तों, यही बात राष्ट्रवादी रुहोल्ला खोमनी को खल गई और उन्होंने अपने विचारों की क्रांति से पेरिस के अंदर होने के बावजूद ईरान में ऐसी क्रांति पैदा कर दी कि रेजा पहलवी को अपना शासन छोड़कर भागना पड़ा। चलिए अब बताते हैं रेजा पहलवी ने भारत के साथ कैसे संबंध रखे। आपको पता है, रेजा पहलवी ने भारत से भरपूर दुश्मनी निभाई। रेजा पहलवी ने पाकिस्तान की मदद की। 1965 में सबसे पहले रेजा पहलवी ने उसे खूब सारे हथियार मुहैया कराए। 1971 में उसने इतनी कोशिश की कि F-104 जॉर्डन से लेकर पाकिस्तान को दिए ताकि भारत के टुकड़े टुकड़े हो जाएं और भारत ही इस युद्ध में हार जाए। भारत के ब्रेव सोल्जर्स ने पाकिस्तान को छका दिया और 93,000 सोल्जर्स का सरेंडर लिया। न केवल इतना, 2 टुकड़ों में तोड़ दिया और पाकिस्तान खुद पाकिस्तान और बांग्लादेश में बदल गया। तो दोस्तों, अब आप समझ गए कि रेजा पहलवी भारत के लिए कैसा व्यक्ति था। आइए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं इस्लामिक रिजीम पर। जब रुहोल्ला खोमेनी ईरान के अंदर आए तो उन्होंने अपने वैचारिक क्रांति से वहां इस्लामिक राष्ट्र की स्थापना की। अब सिचुएशन बदल चुकी थी और ईरान, चूंकि यूएस का काउंटर कर रहा था, तो पाकिस्तान, जो पहले ईरान का दोस्त था, दुश्मन बन गया। लेकिन भारत बदले हुए हालातों में ईरान का दोस्त था और इसी दोस्ती को निभाते हुए जो अयातुल्ला अली खामनेई थे, 94 में उन्होंने अपने देश से भारत का समर्थन कराया कश्मीर के मुद्दे पर। उन्होंने तालिबान के खिलाफ भी भारत का ही साथ दिया। और अब जो आप चाबहार पोर्ट का प्रोजेक्ट देखते हैं, जिससे भारत को हजारों करोड़ का फायदा होना है, उसमें भी भारत का साथ दिया। ग्वादर जो पोर्ट है पाकिस्तान का, उसका काउंटर करने के लिए उन्होंने भारत को अपना चाबहार पोर्ट विकसित करने का न्योता दिया और भारत ने वैसा किया भी। दोस्तों, इसके अलावा आपको पता होगा कि ऑयल एंड गैस वहां से भारत के अंदर बड़े पैमाने पर आया और एक समय में 2016-17 में तकरीबन 12% से ज्यादा ऑयल एंड गैस हम ईरान से ले रहे थे। लेकिन फिर बीच में डोनाल्ड ट्रंप आ गए और 2019 में इन्होंने सैंक्शन लगा दिए
और हाल में तो अब हम इस इंपोर्ट को जीरो कर चुके हैं। तो दोस्तों, अब आपको पता चला कैसे जिसे आप एक इस्लामिक राष्ट्र कहकर और उनके खिलाफ अपने मन में द्वेष भरकर बैठे हैं, आखिर वही हमारे असली दोस्त हैं। उन्होंने हमारी दोस्ती को पूरा निभाया है, जबकि रेजा पहलवी जो अमेरिका की गोद में खेलता था, हमारे दुश्मन पाकिस्तान से हर संभव कोशिश कर रहा था कि वो हमें हरा दे और हमें घुटनों पर ला दे। लेकिन जब इस्लामिक राष्ट्र बना, खामनेई आए तो उन्होंने हमारी मदद की और हम मजबूत हुए। दोस्तों, इसलिए पहले सवाल के जवाब में आपसे चाहूंगा आप कमेंट करें और बताएं कि क्या आपका ये बहुत बड़ा डाउट दूर हुआ और अब आपको पता चला कि कैसे केवल हिंदू मुसलमान सोचने से हम सही नहीं हो जाते, हमें हमारे राष्ट्र के बड़े हितों के विषय में सोचना होता है। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं अपने दूसरे सवाल पर। हमारा दूसरा सवाल है ऑयल एंड गैस, जिसकी वजह से भारत के अंदर डर का माहौल बना हुआ है। सरकार बार बार कोशिश कर रही है ये कहने की कि आप घबराइए नहीं, लेकिन लोग अपने सिलेंडर लेकर गैस एजेंसीज के बाहर लंबी कतारों में खड़े हैं। 33.33 मिलियन मीट्रिक टन का भारत आयात करता है और उसमें से जो 90% है वह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आता है, जिस पर इस समय ईरान ने पूरे तरीके से अपने मिसाइल्स के अटैक को लगाया हुआ है। उन्होंने साफ बोला हुआ है कि यहाँ से कोई अपने ऑयल और गैस को नहीं गुजारेगा, अन्यथा उसके ऊपर हमला करके हम तबाह कर देंगे। अब कंपनियां भी डर में हैं और वे ऐसा करने से बच रही हैं। तो दोस्तों, आखिर ये ऑयल एंड गैस जो हम 90% वहां से आयात करते हैं, उसकी वजह क्या है? ये खाड़ी के देश हमारे बहुत नजदीक हैं। यहाँ से सामान भारत के अंदर पहुंचने में ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ते का समय लगता है, जबकि रशिया से, जिससे हम डिस्काउंटेड ऑयल अभी तक खरीद रहे थे, वहां से हमारे भारत के अंदर मुंबई या अन्य पोर्ट्स पर पहुंचने में समय लगभग 30 दिन लगता है। इसके अलावा यदि आप यूनाइटेड स्टेट्स और वेनेजुएला की जो बात हो रही है वहां से भविष्य में खरीदे भी, तो वहां आपको तकरीबन 1.5 से 2 महीने का समय लगेगा। न केवल इतना, यदि मैं लॉजिस्टिक्स कॉस्ट की बात करूं तो खाड़ी के देशों से, जिसमें कतर, ओमान, बहरीन, इराक, यूएई, ये सभी देश शामिल हैं, वहां से तकरीबन $1.5 से $2 के अंदर लॉजिस्टिक कॉस्ट पर बैरल आती है। जबकि यदि आप रशिया से लेकर आए तो आपको $7 से $8 लगेगा, और इससे भी ज्यादा यूएस, वेनेजुएला या अन्य देशों से लग जाता है। जो तरह ये भी जानना जरूरी है कि आखिर भारत के जो आयात हैं वो इन 3 रास्तों से कैसे होते हैं। पहला, जैसा मैंने आपको बताया, खाड़ी के देशों से आयात होता है। उसके रास्ते में एक चोक पॉइंट बनता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, इसलिए उस क्षेत्र का शांत रहना भारत के लिए बेहद जरूरी है। लेकिन अमेरिका जब तब इसी क्षेत्र पर हमला किया करता है और इसे डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करता है। अब दोस्तों, दूसरा जो रास्ता है वो है रशिया से आने वाले तेल का, और इसके अंदर चोक पॉइंट बनता है सुएज कैनाल में। वहां पर इस तरह के टर्बुलेंस नहीं है, लेकिन चूंकि रशिया दूर है तो हम कोशिश करते हैं वहां से लिमिटेड आयात करने की। हालांकि जब से रशिया यूक्रेन वॉर हुआ है तो रशिया ने भारी डिस्काउंट दिया है और भारत ने खूब तेल वहां से खरीदा भी है। अब बात करते हैं तीसरा, जो यूएस या उस क्षेत्र के देशों से हमें तेल इंपोर्ट होता है। तो दोस्तों, उस रास्ते में चोक पॉइंट बनता है केप ऑफ गुड होप से, और इस क्षेत्र में भी ऐसा कोई टर्बुलेंस नहीं है, लेकिन चूंकि ये हमसे तकरीबन 15,000 किलोमीटर दूर है तो वहां से लाने का खर्चा, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, बहुत ज्यादा है, इसलिए हम हमेशा वहां से लाना अवॉइड करते हैं। दोस्तों, ऐसे अब आपको पता चल गया है कि भारत किन 3 रास्तों से और किन जगहों से अपने लिए तेल और गैस का आयात करता है। अब आप इतना भी समझ गए होंगे कि जब तक खाड़ी के देशों में शांति नहीं होगी तो भारत के लिए बड़ी समस्या है। इसलिए भारत का डिप्लोमेटिक स्टांस बहुत मैटर करता है। दोस्तों, इसके अलावा भारत के पास चूंकि न्यूक्लियर स्टेट का दर्जा है, भारत के पास इंटेलिजेंस और सैटेलाइट की भी पावर है, तो फिर भारत अमेरिका के सामने या इजराइल के सामने क्यों झुके, और भारत ईरान का साथ क्यों न दे, जबकि वो भारत का पड़ोसी है। रशिया, जो भारत का दोस्त है, उसका साथ क्यों न दे,
और इन सब के ऊपर भारत ब्रिक्स का मेंबर है, एक मजबूत देश है, तो फिर वह अपनी नीतियां खुद तय क्यों ना करे। साथियों, मेरा इस पर पूरा टेक यही है कि भारत को मजबूती से ईरान के साथ खड़ा होना चाहिए, क्योंकि अमेरिका से जो हमें मिल रहा था वह लगभग बंद होने वाला है और उसकी कंपनियां उल्टा भारत से ही कुछ लेकर जा रही हैं, चाहे उसमें गूगल हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, एक्स, कोई भी बड़ी कंपनी आप देख लीजिए, वे सभी भारत के अंदर है। और भारत को अब सतर्क इसलिए भी होना चाहिए क्योंकि अभी 2 ऐसे अटैक किए गए हैं अमेरिका के द्वारा। पहला वेनेजुएला पर, जिसमें उन्होंने उनके लीडर को उठा लिया, दूसरा खामनी की हत्या कर दी, जिससे पता चलता है कि अमेरिका की जो आईटी कंपनियां हैं या फिर एआई कंपनी है वो कितनी खतरनाक है। उनके पास सटीक इंफॉर्मेशन है, तो वे कभी भी किसी भी देश में जहां उनका नेटवर्क है वहां से इंफॉर्मेशन लेकर किसी भी दुश्मन देश को दे सकती हैं। हो सकता है कल भारत के खिलाफ चाइना के साथ ही मिल जाए, तो फिर भारत को सतर्क क्यों नहीं होना चाहिए। उम्मीद करता हूं कि आपको इसमें कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिली होगी और आप समझे होंगे कि कैसे डिप्लोमेटिक रिलेशंस जब चेंज होते हैं तो राजनीतिक से लेकर आर्थिक जो डिसीजन है उस पर प्रभाव पड़ता है। मैं उम्मीद करता हूं ये वॉर जल्द से जल्द खत्म हो, और यदि आप चाहें तो मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। और दोस्तों, कमेंट जरूर करें, क्योंकि कमेंट करने से और लोगों को भी वीडियो का फायदा मिलता है, उसकी रीच बढ़ती है। धन्यवाद दोस्तों।